आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अनम्यूटेड हैं प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। राइट, थैंक यू सो मच। सो जैसे मैंने बताया कि प्रो इंडिया जो है ये 4 एरियाज पे काम करती है: इनोवेशन डेवलपमेंट, प्रो इंडिया रिसाइकलिंग, एडवोकेसी और सप्लाई चेन एक्सेलेंस। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम प्रो इंडिया रिसाइकलिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ईपीआर में क्या रोल है हमारा, और हम उस ईपीआर को रोल को अदा करने के लिए हम क्या क्या काम करते हैं। तो ईपीआर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके तहत हमको ना सिर्फ वेस्ट को लाना है बट ऑल्सो वेस्ट को डॉक्यूमेंट करके दिखाना है कि वो वेस्ट इन्वायरमेंट से निकल गया है, उसको डिस्पोज ऑफ हो गया है। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को म्यूट में रखें, हाँ, बिकॉज दूसरे लोगों को दिक्कत होती है फिर समझने में या सुनने में। तो ये है प्रो इंडिया का बेसिक। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमारा काम ये भी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं प्लास्टिक वेस्ट के सेग्रीगेशन के लिए, बिकॉज अगर सेग्रीगेशन नहीं होता तो वो वेस्ट जो है जा करके बाकी चीजों के साथ वेस्ट गीला गीला वेस्ट, गीला और सूखा कचरे के साथ मिल करके लैंडफिल तक पहुंच जाता है, फिर वहां से उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। So, no, there are several work that we are doing in this space, and no, like for example, I want to show a quick video. Hopefully, you will be able to see it. जैसा आपने देखा कि इस तरह का काम भी हम करते हैं, वेयर ये काम हमने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ किया था, और we educated about 25,000 school children with the plastic to create awareness around the plastic waste. And then there is on showcase there is lot of these videos, आप कभी भी जाके देख सकते हैं. I don't want to show you the take your time in spending putting in videos, but then there is one or two things that I want to explain where you can find good material about प्लास्टिक रिसाइकलिंग. सो एक एरिया जहां पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं वो है शोकेस हाउ टू बिकम अ पार्टनर. एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 6 वीडियो का एक सीरीज है, जिसमें कि आप क्यों आपको प्लास्टिक में क्यों आप घुस सकते हैं, और कैसे आप पार्टनर बन सकते हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग की प्रोसेस क्या है, रिसाइकलिंग प्रोसेस का डिटेलिंग इक्विपमेंट वाइज कैसा होता है, उसकी बिजनेस केस क्या है, और प्रो इंडिया आपके साथ आप प्रो इंडिया के साथ जुड़ेंगे तो
आप क्यों जुड़ना चाहेंगे, क्या वजह हो सकती है प्रो इंडिया आपके लिए क्या-क्या कर सकता है, जिसकी वजह से आप प्रो इंडिया के साथ जुड़े। तो प्लस हमारे यूट्यूब में जितने आपको जो भी हमारे काम किया हुआ है, जैसे हमने प्रकाश जावड़ेकर जी को लेके आए और हमने उनके साथ कॉन्फ्रेंस किया आइकमा के साथ। तो हमारे एफएमसीजी पार्टनर्स जो हैं, करीब-करीब नहीं तो 400 एफएमसीजी पार्टनर्स जो हैं हमारे सर्किट में, हमारे लूप में हैं, तो उनके साथ हम क्या काम करते हैं, वो आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहूँगा कि प्रो इंडिया की फ्रैंचाइजिंग को करने के लिए आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी देखा होगा, जब हमारे पास हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया होगा आपने, या आपको आपके पास किस तरह से फ्रैंचाइज़ इंडिया के थ्रू थ्रू आपने यहाँ पहुँचे होंगे। तो ये हिंदी में भी है कि प्लास्टिक में आप कैसे पैसे कैसे आपको रिसाइक्लिंग कर सकते हैं, और साथ-साथ इसमें ये भी है कि अ कैसे एक सेटअप बनेगा, एक संग्रह केंद्र या एक रिसाइक्लिंग सेंटर कैसा बनेगा। इसके अलावा इसका ब्रोशर और इसके पीएनएल इसी वेबसाइट पर ही है। प्लस इंक्वायरी के लिए अगर आपको किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी यहीं पर है। अगर आपको कोई इंक्वायरी करना है और अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है कि आपका नेम, ईमेल एड्रेस अगर फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं, तो हम वी विल कॉन्टैक्ट यू। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज अवेलेबल विद ऑन द वेबसाइट। ये सारा कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है, और ये चीज मैं आपको जस्ट बताना चाहता था कि कहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्लास्टिक से रिलेटेड एक प्रोसेस है, जो कि कुछ इक्विपमेंट्स हैं प्रोसेस के साथ। तो वो इक्विपमेंट को हमने एक 2 मिनट का वीडियो में कैप्चर किया है कि प्लास्टिक 2 तरह से प्रोसेस होता है। एक एक होता है मार्केट से लाना, और उसके बाद उसको सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करने के बाद उसको साइजिंग करना यानी श्रेडिंग करना, फिर वॉशिंग करना और उसके ड्राइंग करना। तो ये एक पहला स्टेज है, वो एक वीडियो में आपको दिखेगा। और दूसरा आपको दिखेगा जिसमें कि जो वॉश प्लास्टिक है, उसको कैसे एग्लोमेरेट करना है और गरम कैसे करना है, और उसको उसका पहले लंप कैसे बनता है, और उसके बाद उस लंप से उसका दाना कैसे बनता है, और दाना फिर फाइनल आउटपुट उसका दाना है। तो ये 2 चीज़ मैं आपको 2 वीडियोज़ में दिखाऊँगा। ये 2 वीडियोज़ भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, बट मैं आपको अभी के लिए वो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो ये पहला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, प्लास्टिक वेस्ट सॉर्टिंग, श्रेडिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, एक्सट्रूजन, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। तो जनरली प्लास्टिक आपको इस फॉर्म में कबाड़ियों के मार्केट से मिलता है, और ये लूज प्लास्टिक का प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको लूज फिल्म ग्रेड का प्लास्टिक दिखा रहे हैं। जो पीछे आप देख रहे हैं वो एक श्रेडर है ब्लू कलर का। तो उसकी साइजिंग प्लास्टिक की उस श्रेडर में होती है। उसके बाद फिर उसको एक एलिवेटर से, स्क्रू एलिवेटर से उसको ऊपर ले जा करके एक स्पिन वॉश में डाला जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। और उसके बाद स्पिन वॉश से नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसका एक फ्लोट वॉशिंग का प्रोसेस है। इसको फ्लोट वॉशिंग बोलते हैं। जहाँ पे प्लास्टिक एक टैंक के अंदर 3-4 बार उसको एक केमिकल प्लस वाटर में मिक्स करके उसमें से सारा डर्ट, डस्ट, ऑयल ये सब निकाला जाता है, और वो प्लास्टिक फिर क्लीन हो जाता है ऑन ऑन दी अदर एंड। बट वो प्लास्टिक गीला रहता है, तो क्योंकि वो प्लास्टिक गीला रहता है तो उसको फिर एक ड्रायर में सुखाना पड़ता है। तो वो बड़ा सा आप जो देख रहे हैं बॉक्स, वो ड्रायर है, और उसके बगल में जो आप देख रहे हैं वो एक सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर। सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर होने के बाद प्लास्टिक, फ्लफी प्लास्टिक आपके पाइप के द्वारा यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आपको उसको आप साफ प्लास्टिक को, उधर आप पीछे डर्टी प्लास्टिक देख रहे हैं, और सामने में आप जो देख रहे हैं ये साइज किया हुआ प्रॉपर कटिंग श्रेडेड ड्राई और क्लीन प्लास्टिक है। तो ये एक सेट ऑफ इक्विपमेंट है। इसको हम नो वॉशिंग ड्राइंग आप बोल सकते हैं, साइजिंग वॉशिंग ड्राइंग, ये इस तरह का फ्लोट वॉश के अंदर होके आता है।
ओके, एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लोमरेशन एंड डेंसिफिकेशन एंड एक्सट्रूजन। तो वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो ये तो आपको क्लीन प्लास्टिक दिख रहा है, तो ये एक क्लीन प्लास्टिक का के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये वाइट क्लीन प्लास्टिक है। तो इसमें इसके इसके श्रेड होने के बाद ये श्रेडेड प्लास्टिक जो है इस वेसल में है, इसको हम एक्सट्रूड कर रहे हैं। ये एक्सट्रूजन का प्रोसेस है। एक बहुत ही छोटी मशीन है, सिंपल मशीन है, लेकिन जो रियल एक्सट्रूजन मशीन होगी वो ये होता है। दिस इज लाइक इट। सो दिस इज कॉल्ड वेंटेड एक्सट्रूडर। तो प्लास्टिक फीड होती है, तो ये फीडिंग वाली प्लास्टिक है आपकी। in this case it is clean plastic, it is very high quality। और उसके बाद वो जब एक्सट्रूड होता है तो उसको फिर वो एक छन्नी के थ्रू हाई क्वालिटी रेजिन, ऐसे से लंबे लंबे तारे निकलती हैं, और उसके बाद वो डाई फेस कटर से काट के उसके पैलेट्स बनते हैं। तो दिस इज द पैलेट ऑफ अ नियर गुड क्वालिटी व्हाइट कलर प्लास्टिक। तो ऐसा पैलेट तो मोस्टली ऐसे मटेरियल से बनता है जहां से कि आप बहुत ही अच्छा मटेरियल फीड कर पा रहे हो। लेकिन आपके केस में मे बी इट विल नॉट बी सो वाइट, राइट? सो इट मे नॉट बी एज वाइट एज दिस वन। Okay, so so this is just a picture of a video of how things are happening, कैसे चीजें होती हैं। अब इसके अलावा दो तीन चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। वो ये कि आपका आप कहाँ से प्लास्टिक लाइन, कुछ कुछ नो इनपुट आउटपुट कंडीशंस को समझने की जरूरत होती है। सो पहला इनपुट कंडीशन ये है कि इस तरह का प्लास्टिक आएगा कहाँ से। सो नॉर्मली आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके टाउन में प्लास्टिक के या तो कबाड़ी वाले होंगे, या प्लास्टिक म्यूनिसपैलिटी में प्लास्टिक सेग्रीगेट होता होगा, जहाँ पे लैंडफिल है वहां पे प्लास्टिक सेग्रीगेट होता होगा, या जो लोग डोर टू डोर प्लास्टिक कलेक्शन करते हैं वहां से प्लास्टिक आता है, या फिर प्लास्टिक नो कबाड़ी वाले मतलब प्लास्टिक की मार्केट होती है, प्रॉपर प्लास्टिक की मार्केट होती है। अब जैसे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, बॉम्बे, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक की मार्केट्स ऑलरेडी हैं। और वो प्लास्टिक की मार्केट हमें मालूम है कहाँ कहाँ है, तो हम आपको गाइड जरूर कर सकते हैं। वहां से आपको प्लास्टिक जो है एक सिंगल टाइप का प्लास्टिक आपको मिल सकता है। वो प्लास्टिक आप जब वहां से लेते हैं तो आपको वो डर्टी प्लास्टिक मिलेगी, लेकिन 90% ऑफ द टाइम जो है आपको एक Amit ji, we can't listen you. Oh, sorry, you're not being able to listen to me all this while? क्या भी हुआ? No, only last one sentence. ओके ओके ओके, सॉरी। सो जो मैं बोल रहा था कि जो प्लास्टिक्स आते हैं कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो एक तो म्यूनिसपैलिटी से जो प्लास्टिक इकट्ठा होता है वो That I प्लास्टिक, understand. वो Yeah, हाँ, listen. वेट और ड्राई दोनों हो सकता है, तो Yeah. उसको छांटने में दिक्कत होती है। दूसरा है प्लास्टिक की मार्केट्स। तो प्लास्टिक की मार्केट्स होती हैं, वहां से आप प्लास्टिक खरीद सकते हैं, जो कि कबाड़ी वाले से आगे जाके चेन में आता है। लेकिन आप जितना चेन में पहले जाते हैं उतना आपको सस्ता प्लास्टिक मिलता है, जितना आप चेन में आप बाद में जाते हैं होलसेलर के पास जाएंगे तो और महंगा मिलेगा, लेकिन आप इंडिविजुअल कबाड़ी वाले के पास जाएंगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा। और इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर आपको मिलता है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री का जो प्लास्टिक वेस्ट मिलता है, तो वो सबसे अच्छा क्वालिटी भी मिलता है, और हो सकता है कि वो सबसे अच्छा रेट भी मिलता है आपको। और उसकी थोड़ी लॉन्ग टर्म अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलने के चांस। तो इन तरीके से प्लास्टिक आ सकता है। प्लास्टिक दो तरह के, ज्यादातर इक्विपमेंट का डिजाइन दो तरह का होता है। एक होता है हार्ड प्लास्टिक, जैसे कि एचडीपी, जैसे कि पीपी, जैसे कि एबीएस। ये तरह का प्लास्टिक जो होता है वो हार्ड प्लास्टिक होता है। ये हार्ड प्लास्टिक नॉर्मली रेट भी ज्यादा होता है, इसका बाइंग रेट भी ज्यादा होता है।
और सेलिंग रेट भी ज्यादा होता है, लेकिन इसकी प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस होता है। हर प्लास्टिक को पहले आपको साफ तो करना ही है, वॉशिंग तो डेफिनेटली सब प्लास्टिक में है, लेकिन वॉशिंग से पहले आपको उसको श्रेड करना पड़ता है ताकि अंदर के सर्फेसेस उसके बाहर निकल के आ सके। मान लीजिए एक टूथपेस्ट का ट्यूब है, तो टूथपेस्ट का ट्यूब के अंदर टूथपेस्ट पड़ा हुआ है मान लीजिए, तो कैसे निकलेगा? तो जब तक आप उसको श्रेड नहीं करेंगे तब तक अंदर के सर्फेसेस को आप क्लीन नहीं कर सकते। तो उस वो वजह भी है, क्लीनिंग भी आसानी होती है और उसकी फ्लो भी आसान हो जाती है, फिर उसके बाद फ्लो भी करता है मशीन के अंदर आराम से। जो लूज प्लास्टिक होता है जैसे फिल्म टाइप का प्लास्टिक या पन्नी वाला प्लास्टिक, वो सारे प्लास्टिक्स को सीधा एक्सट्रूडर में नहीं डाला जा सकता, बिकॉज बहुत ही फ्लफी होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप कभी आपने सूखे आटे की रोटी बनाई है क्या? सूखे आटे से रोटी नहीं बन सकती, राइट? आटे को पहले गीला करना पड़ता है, उसके बाद उसकी लोई बनती है, फिर आप उसकी रोटी बनाते हैं, है ना? तो वैसे ही लूज प्लास्टिक एक सूखे आटे की तरह है, वो इतने आसानी से उसका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा जब तक उसके लम्प्स, छोटे छोटे लम्प्स ना बनाए जाए। तो उसको कहते हैं एग्लोमरेशन। तो लूज प्लास्टिक में 2-3 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस ये है कि अब उसको श्रेड करना पड़ता है। सॉर्टिंग तो सब में होती है, सबसे पहले सॉर्टिंग तो करना ही पड़ेगा कि कौन सी प्लास्टिक है। अगर आप पहले सॉर्टिंग नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि प्लास्टिक मिक्स हो जाती है, और प्लास्टिक मिक्स हो जाती है तो हर प्लास्टिक का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जो दो तरह के प्लास्टिक है, मान लीजिए एक एक का 150 है, दूसरा प्लास्टिक का 220 टेम्परेचर है मेल्टिंग का। तो अगर आपने मशीन को 220 पे सेट कर दिया तो 150 वाला प्लास्टिक के अंदर चारिंग हो जाएगी, कार्बन आ जाएगा उसके अंदर, तो सारा प्लास्टिक खराब हो जाएगा। और अगर आपने 150 पे सेट कर दिया तो 220 वाला प्लास्टिक लम्प्स की तरह रह जाएगा और वो फिर आपके इक्विपमेंट को जैम कर देगा और वो प्लास्टिक बेकार हो जाएगा। तो इन बोथ द केसेस आपको प्लास्टिक को ऐसा रखना है कि 150 वाला प्लास्टिक, मान लीजिए पीपी या पन्नी वाला प्लास्टिक, वो आपका अलग हो जाए और दूसरा प्लास्टिक अलग हो जाए, ताकि आप उसको टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ऑपरेट कर सकें और फिर उससे उसकी प्योरिटी भी आए। अब आपको किसी ने बोला कि भाई एक काम करो, 1 किलो सोना में 1 किलो चांदी डाल दो, तो कितने का बिकेगा? आप बता सकते हैं कितने का बिकेगा? वो चांदी के भाव में ही बिकेगा, वो सोने के भाव में नहीं बिकेगा, वो चांदी के भाव में बिकेगा। क्योंकि जो आपने जब उसको मिक्स करते उसको निकालना, सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। तो इट विल नॉट बी, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है, कोई खरीदेगा भी पता नहीं कि नहीं खरीदेगा उस चीज को। तो इसी तरह से जब प्लास्टिक को आप जितना सॉर्ट करेंगे उसकी वैल्यू अच्छी बढ़ेगी और उसका प्रोसेस और प्योरिटी भी अच्छी आएगी। तो सॉर्टिंग सबसे पहले जरूरी है, साइजिंग उसके बाद, और उसके बाद उसकी वॉशिंग। अब जो जो लूज प्लास्टिक है वो फ्लो नहीं करता है, तो इसलिए उसको हमको गर्म करके उसका उसकी लोई टाइप की समझ लीजिए ऐसे बनानी पड़ती है। उसका छोटे छोटे, उसको एग्लोमरेशन बोलते हैं, एग्लोमरेशन करना पड़ता है। और उसके बाद फिर उसके बाद उसको हम एक्सट्रूडर में डालते हैं तो वो फ्लो भी करता है और उसका रेजिन भी बनता है। तो ये दो प्रोसेसेस हैं। अगर हार्ड प्लास्टिक है, जैसे कि आपको एबीएस पे काम करना है, एचडीपी पे काम करना है, पीपी पे काम करना है, पीवीसी पे काम करना है, तो उस कंडीशन में आपको वो प्लास्टिक जो है वही वैसे ही प्लास्टिक ढूंढना चाहिए रॉ मटेरियल के लिए। दूसरा कि उसका उसकी इक्विपमेंट, जो फाइनल इक्विपमेंट है, एक्सट्रूडर जहां से वो गल करके उसके दाने बनते हैं, वो उसमें चेंज होता है। तो कई कोई लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि पहले मैं दोनों चीज करना चाहता हूँ, मैं लूज वाला भी करना चाहता हूँ, हार्ड वाला भी करना चाहता हूँ। तो हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि पहले एक से शुरू करें और उसमें पहले अपनी काबिलियत दिखाएं और अच्छा बिजनेस मॉडल जनरेट करें, वैल्यू जनरेट करें। उसके बाद एक एक्सट्रूडर और ऐड कर सकते हैं, दे कैन ऐड वन मोर एक्सट्रूडर। एंड देयरफॉर, sorry, am I speaking in Hindi too much? Is there a problem with somebody? I'm seeing some people. Sridhar, you're able to understand me? Yeah, absolutely. No problems at all. Okay. Thank you so much. I mean, sometimes I continue in one language altogether. So the point is that you have to choose your plastic, then you will have to choose your equipment, and then once the equipment is bought, then we help you with installation, commissioning, production to create a high quality resin. How will you choose your plastic? We will come and help you.
we will do a market research for you, not just in your market, wherever the plastic is cheapest, what are the cheapest type of plastics available and what is the most expensive, जहां पे आपकी सबसे ज्यादा रेजिन की क्वालिटी और प्राइस अच्छा मिल सकता है। ये दोनों चीज डिफाइन करेगा आपके बिजनेस मॉडल को। तो ये हम रिसर्च के थ्रू करते हैं। हम वी अंडरस्टैंड कि उस एरिया में क्या बिक रहा है ज्यादा, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द मार्केट कि क्या चीज कि क्या रेट्स हैं। उस अंडरस्टैंडिंग में, उस रिसर्च में आप भी हमारे को हेल्प करेंगे, बिकॉज आप ही हैं ऑन ग्राउंड, तो आप हैं, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम ज्यादा आपके पास विजिट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको ही मिलेगा। और दूसरी चीज, एक बार इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग हो गया इक्विपमेंट का, तो प्रोडक्शन के लिए वी हेल्प यू एंड देन वी हेल्प यू इन सेलिंग। तो हम आपके लिए बेचते नहीं है, ये थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूंगा कि हम बेचते नहीं है आपका प्लास्टिक, हम आपसे खरीदते नहीं है प्लास्टिक, हम आपको हेल्प करते हैं बिजनेस के साथ लिंक करने में और कंपनियों के साथ लिंक करने में, जहां आपका प्लास्टिक बिक सकता है और जहां आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छे दाम मिल सके। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है हमारा। इस प्रोसेस में जैसे कि कुछ डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी आई होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने हमें कोई मेल लिखा है या आपने हमें कभी कोई अपना इंटरेस्ट दिखाया है, तो जनरली अगर आप मेरा अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा किसी का मेल आया मान लीजिए, ओके, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yeah. Okay, excellent. So, for example, मिस्टर सौम्या बत्रा दास, तो उन्होंने अगर कोई हमारे को मेल लिखा है, इंक्वायरी किया है, तो और ये चीज आपके पास भी आया होगा, नाम आपका होगा इसमें। आपको हमने आफ्टर सेइंग थैंक यू वी हैव सेड प्लीज फाइंड, प्लीज कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, so you can give us more details here, then please view our brochure and please view our PNL। तो ब्रोशर और पीएनएल हमने सबसे पहले ही आपको दे दिया है, पहले मेल में ही आपको दे दिया, और मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद, ब्रोशर और पीएनएल दोनों को एक्सप्लेन करूंगा और रजिस्ट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक पूरा वीडियो सीरीज आप देख सकते हैं जो कि आपके मेल से लिंक अटैच्ड है, तो आप यहाँ पे जाके खोलेंगे तो आपको 6 वीडियोस दिखेंगे छोटे छोटे, एंड ऑल्सो यू कैन विजिट द वेबसाइट। So let me go to brochure first. Okay, so I'm going to brochure क्योंकि उसमें कुछ information है जहाँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। So for example, just let me open this. तो ये आप ये हमारे कंपनी का ब्रोशर है और यही चीज अटैच्ड भी है मेल के साथ, तो आप इसको आप डेफिनेटली जाकर के देख सकते हैं। बट हम ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक वेस्ट इज इक्वल टू मनी, एंड जैसा मैंने शुरुआत किया था कि काफी सारा प्लास्टिक वेस्ट अवेलेबल है, ओनली 40% वेस्ट उठाया जाता है रिसाइकलिंग में, लेकिन 15,000 टन से ज्यादा वेस्ट कंट्री में निकलता है प्लास्टिक का, जो कि ट्रीट नहीं होता है, तो लैंडफिल पे जाता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिसमें कि कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो बेचने के बाद और कंज्यूमर खरीदने के बाद उस प्रोडक्ट को वापस प्लास्टिक के वेस्ट को या उसके पैकेजिंग को वापस लेके आना है, इज कॉल्ड टेक बैक। एंड ये रूल है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कंपनियों को फॉलो करना है ताकि वो प्लास्टिक मार्केट से वापस आ जाए, मतलब रिवर्स में ना जाए, लैंडफिल पे ना जाए, मार्केट से वापस आ जाए। ये थोड़ा बहुत मेरे बारे में है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको इसके बारे में। ये कैपेक्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का डिटेल्स दिया हुआ है प्रोजेक्ट का, जो कि मैं आपको जब एक्सेल शीट शेयर करूंगा तो दिखाऊंगा।
ये 4 इक्विपमेंट, 4 सेट्स ऑफ इक्विपमेंट हैं। ये सिर्फ उसके एक एक इक्विपमेंट का पिक्चर है, बट ये बहुत बड़ी लाइन है। तो पहला सॉर्टिंग है, दूसरा साइजिंग है, ये दिखाने के लिए कि 4 स्टेप्स हैं। तीसरा वॉशिंग ड्राइंग है, और चौथा एक्सट्रूजन है। ये 4 ओवरऑल 4 स्टेप्स यूज होते हैं प्लास्टिक के दाना बनाने के लिए। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग एफएमसीजी कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, हमारे पास डेटाबेस है, और हमारे पास इसका नॉलेज है, एसएमई नॉलेज है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है, आईटी प्लेटफॉर्म है। एंड टू एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करने का तरीका और अपसाइक्लिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स भी कैसे कैसे बना सकते हैं वो भी है हमारे पास, जो कि आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो दाने से क्या क्या बन सकता है वो शायद नेक्स्ट स्टेज पे है। और जब आप एक बार दाना बनाना शुरू करेंगे तो उसके और भी आगे आगे जा सकते हैं आप फॉरवर्ड में। देन जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी चीजें बनती हैं दाने से। ऑब्वियसली क्लोथिंग के बहुत सारे आइटम्स बनते हैं पीईटी से, लेकिन बाकी प्लास्टिक से बहुत कुछ बनता है। सो हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए मतलब क्यों आप हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे, इसके ऊपर एक वीडियो भी अवेलेबल है, वो आप जरूर जाके देखें। ये थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एक तो हमको प्लास्टिक के बारे में मालूम है, प्लास्टिक कहाँ से आता है वो मालूम है, और प्लास्टिक कहाँ जाता है वो मालूम है। तो वी आर एबल टू गिव यू अ कंप्लीट नॉलेज इन दिस स्पेस, प्लस वी कैन हेल्प यू एस्टैब्लिश योर बिजनेस फ्रॉम द ग्राउंड जीरो। अगर आपने प्लास्टिक देखा नहीं है आज तक, और आपने इस इंडस्ट्री में कभी भी काम नहीं किया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। as long as you are interested to work in this space and you have full no what you call energy है कि हाँ हम इस एरिया में घुसेंगे, तो हम उसके बाद हेल्प आपको कर सकते हैं। तो देयर आर सम मोर रीजंस, बट अगेन हियर इज इंपॉर्टेंट स्नैपशॉट। अगर आप राइट साइड में देख सकते हैं तो दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 38 lakhs। मैं बोलता हूँ 40 lakhs बिकॉज 2 lakh रुपीज का एक्सर्जेंसी है। फ्रेंचाइज फीस इज 4 lakhs, net margin is 9%, gross margin is 30%, and revenue in the first year is 1.4 crores. So this is the catalog which is already there with you. ये तो आपके पास already है। दूसरा is the Excel sheet, ये working है। So ये मैं working खोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको P&L, ROI और कैपेक्स और इसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ मिलते हैं। अगेन ये आपको ऑलरेडी आपके पास ये अवेलेबल है, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ सो दैट आज हम समझ सकें इस चीज को। आप ये आपके अपने मेल में चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज मिल जाएगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? Yeah, I can see. Yeah, thank you. So just mute yourself. Thank you so much. So this is the high level capex detail, जिसमें कि इक्विपमेंट जो है वो करीब करीब 30 लाख रुपए का है। लीजहोल्ड इम्प्रूवमेंट्स एंड लिटिल बिट ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट इज 3.5 lakhs। इसमें थोड़ा बहुत सिविल का चेंजेस एज रिक्वायर्ड, कहीं एक आध टैंक्स लगाने पड़ेंगे शायद वॉशिंग के लिए। वॉशिंग का जो मटेरियल आता है उसको ट्रीट करने के लिए, इसको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। And then there's a franchise fees of 4 lakh rupees, total of 38, but I always say it is 40 because 2 lakh is for exigency. So this is the total capex cost, setup cost. This is the HR cost. So total of 8 people are required, and I am hoping that you don't put a manager. If you are starting, you become the manager so that you can save money, and no, you can also have a hands-on experience. तो ये मंथ टू मंथ 12 महीने का है, और उसके बाद फिर ईयर 1 और ईयर 1 से लेकर के ईयर 5 तक का आपका कॉस्ट है, इंक्लूडिंग एस्केलेशन जो कि डाला हुआ है इसके अंदर। उसके बाद है रेवेन्यू। सो रेवेन्यू में क्या है कि हम पहले महीने में 0% ऑक्यूपेंसी मानते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे लाइन आने के बाद धीरे धीरे कमिश्निंग और रैंप अप होता है। तो वी आर सेइंग कि रैंप अप जो फाइनल है वो करीब करीब उसके लिए आपको 5 से 6 महीने रैंप अप में लगते हैं। तो आप देख रहे हैं 20%, 30%, 40%, 50%, 85% मंथ 12 में, मंथ 10 से आना शुरू हो जाता है। बट ईयर 1 में 51% टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और ईयर 2 से
फिर 85-90% यूटिलाइजेशन है। सेलिंग प्राइस जो प्राइस हमने एवरेज रखा हुआ है यहाँ पे 38 रुपीज का रखा हुआ है पर किलोग्राम, और बाइंग प्राइस अगर सबसे नीचे जाएंगे तो 22 रुपीज 60 पैसा रखा हुआ है, ये पर टन का प्राइस है। एंड कन्वर्जन 85% रखा है क्योंकि 15% वेस्टेज हो जाता है, चाहे वो डस्ट हो, डर्ट हो, इनर्ट हो, स्टोन्स हो, जो भी हो, जो प्लास्टिक ना हो वो आपके लिए इनर्ट है। So this is the total revenue sheet for you, and cost को minus करने के बाद this is the kind of revenue you make. But detail यहाँ पे आपको समझ में आएगा। So this is the revenue top line. First line is total revenue. Then you have sale price already I've explained, and then you have total COGS, cost of goods sold, and then cost per kg, gross profit in lakhs, and gross profit in kg. तो आप देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 10 रुपए के आसपास बाइंग और सेलिंग के बीच में ग्रॉस प्रॉफिट आप बना सकते हैं। So this is and then there is a 10,000 rupees royalty after commissioning, that is after production, not from the day one, जब आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा उसके बाद से है ये। एंड देन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे ऑलरेडी हमने डाल दिया है। इसमें हमने एक डीम्ड रेंट भी कंसिडर किया हुआ है, 1 लाख रुपए का रेंट जो कि आप देंगे अगर मान लीजिए आपके लीज होल्ड लैंड है, लीज होल्ड शेड है, तो आपको रेंट के लिए भी कंसिडर किया है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस कम्युनिकेशन, इनवर्ड लॉजिस्टिक्स एंड मिसलेनियस। तो ये सब मिलाकर के एबिटा मार्जिन जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लाल लाइन जो है एबिटा की है, और उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन, operating profit, or ROI. So ROI payback period for the project is 1 year 9 months, and this is the breakup of all the other cost items. So net ये cost items इस पाई चार्ट में भी है, आप इस ऑपरेशनल एक्सपेंस का ब्रेकअप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये फाइनल टेबल है जिसमें कि टोटल स्नैपशॉट है जो कि मैंने वहां पे भी आपको दिखाया ब्रोशर में कि टोटल कॉस्ट 38 lakhs, रॉयल्टी 10,000 per month, gross margin 30%, net margin 9%, and payback period 1 year 9 months. So this is total of all the work that I wanted to show you right now. And then what I'm going to do is I'm just going to go back to the screen and stop sharing, and then ask questions. आपके कोई clarifying questions हो तो आप पहले टाइप करें। आशीष जी आप टाइप कर सकते हैं, it'll be better if you type the question so that yeah, Amit, I can type the question, but if you will listen me for 2 minutes, it will be helpful for me to understand. My first point is how much water is required for cleaning, and what is the treatment cost, because anyway we need to treat this particular water as well. And third question is if the yield is 85%, what we need to do about the 15% waste? What is the procedure for this waste management? ओके मुझे आपका क्वेश्चन पूरी तरह समझ में नहीं आया क्योंकि बीच में वॉइस कट गया, तो एनीवे कोई बात नहीं, आप प्लीज टाइप कर दीजिए आशीष, बट जो 2 पार्ट मुझे समझ में आया है, आशीष जी आप टाइप कर दीजिए अपना क्वेश्चन। ओके श्योर। सो जो पहली चीज आपके बात मुझे समझ में आई वो ये कि 85 पहले वाटर का क्या करना है, जो वाटर निकल रहा है, तो वाटर विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 20 to 25 kiloliters per day. This water will go back after treatment, तो ये पानी वापस जाएगा ट्रीटमेंट के बाद। सो इसलिए आपको फ्रेश वाटर इतना नहीं चाहिए क्योंकि इस वाटर में ज्यादातर डस्ट होता है, थोड़ा बहुत ऑयल होता है, तो एलम और 2-3 चीजों को मिला करके उसको निकाला जा सकता है। नंबर 2, ये 15% क्या है, तो 15% इज डस्ट मोस्टली। कभी कुछ इनर्ट आइटम भी आ जाता है, कुछ पत्थर वत्थर आएगा साथ में, आपको नहीं मालूम पड़ेगा प्लास्टिक के साथ आ गया आपके पास। तो डस्ट, ऑयल, पत्थर, इनर्ट इसी तरह की चीजें होती हैं जो कि साथ में आती हैं। तो आई थिंक दोज आर द 2 क्वेश्चंस दैट आई कुड गैदर। I couldn't hear the third question, so why don't you type it meanwhile? Thank you.
Yeah, I will thanks. type. Yeah. Meanwhile, Akshat is asking. Okay, we have some other people. Okay, how much water? I think I already gave the answer. Will you provide me the project report for loan purposes? Okay, so this is an important question. लोन के लिए आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए होंगे तो लोन के डॉक्यूमेंट्स आई कैन गिव यू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कि इक्विपमेंट कैसा होगा, लेआउट कैसे लगेगा, आपके साइट पे लेआउट कैसे फिट होगा, तो और उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन, और हम कैसे पानी को audio ट्रीट is कर not रहे हैं. there, sir. सॉरी, Unable to hear you. oh, you are It is unable to okay hear me. for me. It is okay for me. It's clear. Okay, I'm not on mute. So are you able to hear me now, Jagdish ji? Jagdish, are you able to hear me? Maybe you can type in the chat box. Okay, voice is audible. Fine. Good. Jagdish, if you are still having trouble, then you might want to disconnect and connect again. Okay, try to disconnect and connect again. एक बार disconnect करके दोबारा से connect कर लीजिए. Okay. Meanwhile, let me go back and see other questions. Yeah. So bank documentation I was saying. बैंक डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी की पूरी आपको इनसे बनानी पड़ेगी जो बैंक का लोन क्लियर करते हैं, ऐसे लोग वो आपको बना के देंगे पूरा डॉक्यूमेंट. उनको जो जो चीज चाहिए, जैसे कि लेआउट बताया मैंने आपको, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन, पे बैक पीरियड, कैपेक्स डिटेल्स, इक्विपमेंट डिटेल्स, कोटेशन ऑफ द पार्टीज, इंस्टॉलेशन, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे आपको. लेकिन हर जगह पे हर बैंक की थोड़ी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. उसके अलावा आपकी अपनी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगी, पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन होंगी, गारंटी, सिक्योरिटी, वो सब आपका चीज. तो इसलिए वो काम आप करिए. जो जो चीज आपको हमसे सहायता चाहिए, जो हम दे रहे हैं आपको इक्विपमेंट के साथ, जो जो चीजें दे रहे हैं उसके वो न सिर्फ वो डिटेल आपको देंगे, बट आपके साइट पे वो कैसे फिट होगा, कैसे इंस्टॉलेशन कमीशन होगा, कैसे लेआउट बनेगा, वो हम सब आपको दे सकते हैं. और आई थिंक वही सबसे सही तरीका है, क्योंकि वो बैंक के डॉक्यूमेंटेशन हर बैंक का अलग होता है, हर एमएसएमई का अलग होता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज just 1 minute, let me just go through. You can see the video on the website as well, Akshat Agarwal. Yeah, you can see the video on the website. Would like to know if any byproducts are being generated during the process, like oils and chemicals? Akshat Agarwal ने पूछा है. What is the quality of the pellets compared to the non-recycled plastic? So first, let me answer the first question. First question is कि कोई बाई प्रोडक्ट है क्या? इसका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है. वो की जो चीजें हैं वो वेस्ट है, जो आपको आपके निकल रही ईटीपी में, वो आपके लिए वेस्ट है. उसमें मिट्टी है, ऑयल है, वो मिट्टी और ऑयल साथ में निकल करके आप उसको डिस्पोज कर देंगे, तो उसकी कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रही है इसमें से. दूसरी चीज, पैलेट की क्वालिटी. पैलेट की क्वालिटी टोटली डिपेंडेंट है कितना अच्छा मटेरियल आप उसके अंदर डाल रहे हैं. पहली बात तो कितना अच्छा वॉशिंग हो रहा है, कितना अच्छा मटेरियल सॉर्टिंग होकर अंदर डाल रहे हैं, उस पे बाहर की क्वालिटी डिपेंड करती है. अगर अच्छा मटेरियल इनपुट होगा तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का पैलेट बनेगा, वो उसकी गारंटी हम लेते हैं. लेकिन कोई जैसे यहाँ लिखा है सवाल में कि नॉन रिसाइकल्ड यानी वर्जिन क्वालिटी का पैलेट से कंपेयर करना चाहे तो वो वर्जिन क्वालिटी का पैलेट से नहीं कंपेयर कर सकते. यू कैन नेवर कंपेयर, क्योंकि अगर 5% भी प्योरिटी में प्रॉब्लम है तो वो पैलेट, वो रेजिन जो है वो वर्जिन नहीं कहलाता है, उसको रिसाइकल्ड ही बोलते हैं. तो इसलिए रिसाइकल्ड पैलेट ही रहेगा और वर्जिन पैलेट ही रहेगा. हाँ, ये है कि क्योंकि वो वर्जिन नहीं है, रिसाइकल्ड है, इसलिए वो शायद 15 से 20 रुपए सस्ता मिलेगा आपको मार्केट में रिसाइकल के बजाय, मतलब वर्जिन के बजाय. तो यू विल गेट मार्केट में आपका प्लास्टिक क्यों बिकता है ये वाला, क्योंकि ये 15 से 20 रुपए सस्ता मिलता है, इसलिए बिकता है. हाँ, आप रिसाइकल क्वालिटी 100% प्लास्टिक भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्लांट है ना वो 400 करोड़ का लगेगा. उसके लिए फिर आपको अंबानी के पास जाना पड़ेगा और उनसे बोलना पड़ेगा कि ये प्लास्टिक को इवेपोरेट करो. वो इवेपोरेट होता है प्लास्टिक,
then after it evaporates, then it forms it comes in vaporized form, then it has kind of joined at the molecular level पे ज्वाइन होता है, फिर उसके बाद उसकी पीएलए करके फिर वापस वो प्लास्टिक आता है। तो वो चीज जो है वो प्रोजेक्ट हम नहीं बेच रहे और ना हम बना रहे हैं, हम सिंपल प्लास्टिक को मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं, इम्प्योरिटीज उसमें से निकालते हैं जहां तक निकाला जा सकता है मैकेनिकली, केमिकली और फ्रैक्शनली, जो डिफ्रैक्शनल टावर्स होते हैं जैसे रिफाइनरी के टावर्स होते हैं, वो हम नहीं लगवा रहे आपसे और हम लगा भी नहीं सकते हैं, ये काम हमारा नहीं है, ये काम बड़े लोगों का, ठीक है। हाउ मच वाटर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कितना वाटर यूज होगा। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट दिया हुआ है। द कनेक्टेड लोड should not go beyond 100 HP, should not go beyond 100 HP, 100 125 HP, that is should be the connected load of your machinery, so it's not going to be very big. What is the level of involvement I can expect as a franchisee owner from you in regards to sales leads? तो जैसा कि मैंने बताया कि हम आपको लीड दे सकते हैं, हम आपको लीड दे सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ आप अप्रोच करो, जहां जहां आपके लोकेलिटी में आपके आसपास जिन इंडस्ट्रीज को हम जानते हैं उनको हम आपको कांटेक्ट में ला सकते हैं। प्लस बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर आपका मटेरियल है और हम गारंटी ले सकें तो हम उसका सैंपल हम खुद उन कंपनियों को पेश कर सकते हैं और बोलेंगे कि भाई ये इसको आप यूज करो। तो ये आपके ऊपर भी है, पहली चीज। दूसरा ये कि मटेरियल आएगा कहां से, वो ऑलरेडी मैंने आपको शायद बता दिया है कि ये मटेरियल लाना आपको खुद ही है, हम आपको बता सकते हैं कि कैसे लाया जाए, कैसे परखा जाए, किस रेट पे उठना चाहिए, वो आपको हम बता सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियली हम आपके मॉडल के साथ ना बाइंग में आपको फाइनेंशियली आपके साथ इन्वॉल्व है, ना आपके सेलिंग में आपके साथ इन्वॉल्व है, दोनों में आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए हमने जो व्हाट यू कॉल रॉयल्टी का सिस्टम हमने रखा नहीं है, हमने ये सपोर्ट का सिस्टम रखा है कि हम आपको महीने में आपसे अगर once you are in the production stage, we will help you at the cost of 10,000 rupees a month, where we will give you all these kind of support. कहाँ से माल लाना है, कहाँ जा सकते हैं आप, किस सोसाइटी कंपनियों के साथ हमारा रिलेशनशिप है, कहाँ आपको माल अच्छा क्वालिटी अच्छा रेट पे बिक सकता है, वो those kind of things we can do. And then later we don't know, I mean if we get good association, we can definitely do a lot of things together, definitely. Okay, so then there's a question of electrical connection, दोबारा से question था. Can you please share how the other franchises are doing with respect to revenue? प्लास्टिक के बिजनेस में ये रेट of 10 to 12 rupees आपको हर जगह मिला है, तो इसमें कोई इशू नहीं है. Exhaust air can be treated, there is no exhaust air, so इसमें ये प्लास्टिक को हम जला नहीं रहे, तो इसलिए इसमें आपको एयर से इशू कोई नहीं है, आपको इशू है वाटर से. तो वाटर से रिलेटेड आपको एक ट्रीटमेंट प्लांट, पैकेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, जिसको हम पूरा डिटेल आपको दे देंगे और आप उसको लगा सकेंगे. Okay, how many franchises you have given till now and how are they doing now? So we have 2 franchises at this point of time and they are both doing well. Abhi second wale is coming up, the first one is in Bombay. Can we recycle thermosetting plastics? So जो इस तरह के प्लास्टिक्स हैं जिसमें थर्मोसेट हो जाता है, जैसे कि बैकलाइट, ओके, उस तरह का प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल है. So backlight cannot be recycled easily. Yes, ABS टाइप का प्लास्टिक होता है, जैसे ऑटोमोबाइल में ABS बहुत यूज होता है, तो ABS टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड. ओके, सो somebody wants to see franchisee, मैंने आपको वो उसी का वीडियो भेजा, दिखाया, जो उसी का वीडियो है, वो अभी बॉम्बे में है, तो बॉम्बे से भी मतलब करीब 70 किलोमीटर दूर है, वहां पर है. But if you somebody from Bombay, then we can always help you with the same. Buyback agreement detail please explain. So हम buyback नहीं कर रहे हैं सतीश जी, we are not buying back plastics from you, but we will link you with the market so that you can sell your plastic. You can definitely sell your plastic. तो आज की तारीख में हम buyback नहीं कर रहे हैं. Granules would be only of one size.
साइज ऑफ ग्रैन्यूल विल बी वन, जनरली साइज ऑफ ग्रैन्यूल इज वन। मार्केट में आपको अलग अलग कलर के और अलग प्लास्टिक मिलेंगे, लेकिन सबका साइज दाने का करीब करीब सेम रहेगा। वो दाने का साइज इसलिए होता है कि वो नेक्स्ट मशीन में, चाहे इंजेक्शन मोल्डिंग है या ब्लो मोल्डिंग है, उसमें वो जा सके, फ्लो कर सके वो प्लास्टिक, बिकॉज वो प्लास्टिक को आगे कुछ और पर्पस करना है ना, इसलिए। ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्केलेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग यूनिट्स, तो ग्रोथ पोटेंशियल तो ये है जहां की आपको अपने एक्सेल शीट में भी दिखाया कि आप वही मशीन को आप पहले 10 घंटे चलाएंगे एक शिफ्ट, देन सेकेंड शिफ्ट में भी चलाएंगे, सो वी विल टेक इट ऑल द वे टू फुल कैपेसिटी। देन वॉशिंग की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है हमारे लाइन में, और जैसा मैंने बताया कि एक एक्सट्रूडर और हम लगाएंगे तो हम अपनी कैपेसिटी से करीब करीब 25 से 30% ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और ज्यादा टाइप ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उसी में अगर आप 10 से 12 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगाते हैं तो आपको एक एक्सट्रूडर और मिल सकता है। तो वो अभी मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप वो एक एक्सट्रूडर अभी और लगाएं। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बिकॉज दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चाहिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, और वो जो 40 लाख मैंने आपको बताया उसके अंदर कवर हो जाएगा उसके। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सेटअप अ प्लांट? प्लांट सेटअप करने के लिए कोई फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, शेड और आपके फ्लोरिंग होनी चाहिए, क्लोज्ड एरिया 3000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ओपन एरिया करीब 2000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। प्लांट को लगाने में, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग में 1 महीना लगता है, लेकिन इस रिसाइकलिंग इक्विपमेंट जो है हमेशा टाइट होती है, मतलब टाइम लगता है बनने में, उसको करीब करीब 3 महीने बनने में टाइम लगता है, 2.5 से 3 महीने। तो आपका प्लांट शुड बी ऑपरेशनल विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर अंदर आपका प्लांट, डिसीजन लेने से 6 महीने के अंदर अंदर प्लांट चालू होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए बल्कि। Okay, so Lakshmi, I hope that I answered your question and I answered in the right language. Are you okay with it? Lakshmi, should I explain it in English? Okay, you understand. Perfect. Already recycled plastic होगा तो क्या होगा? मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। ऑलरेडी रिसाइकल प्लास्टिक होगा तो क्या होगा? I did not understand your question. ऑर्गेनिक एग्रो वेंचर, कैन यू अनम्यूट योर माइक? आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक एग्रो, ओके। Hello. हाँ जी, हाँ जी, Uh, बताइए। if I collect the plastic which is already recycled, then उसे जो pellet बनेगा तो what will be the quality, and I wonder if that can be used or not. सो रिसाइकल प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक कई बार रिसाइकिल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार रिसाइकिल होता है। प्लास्टिक कई बार रिसाइकिल हो जाता है, तो जितनी बार प्लास्टिक रिसाइकिल होता है, in so many times the plastic quality becomes poorer and poorer, उससे खराब और खराब होती जाती है। तो आपको ये देखना होगा कि कहाँ पे आपकी प्लास्टिक आउटपुट क्वालिटी खराब हो रही है, तो उतना ही आप रिसाइकिल को कम यूज करके जो फ्रेश फर्स्ट राउंड पे जो रिसाइकिल पे आया उसको यूज करें। जो मैं समझ रहा हूँ, जब आप when you are saying this, that means कि you know that there is a plastic which is recycled already, तो वैसे आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। It's very difficult for you to find कि ये प्लास्टिक रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से ये आइटम बना है ऑलरेडी पहले। हाँ, ये है कि कलर जो है रिसाइकिल प्लास्टिक का, वो धीरे धीरे कलर जो है आपका डार्क होता जाता है। अगर व्हाइट है तो येलो होगा, येलो है तो डार्क येलो होगा, फिर ब्राउन हो जाएगा। तो ऐसे आपको मालूम पड़ता है कि ये प्लास्टिक रिसाइकिल्ड हो चुका है कई बार। Okay. Okay. Another thing is that how will check the quality of the output? जो pellet हम लोग So को बन we will help you with the testing procedure. We will help you with the lab, जहां से आप प्लास्टिक को टेस्ट करा सके। तो कुछ केमिकल टेस्ट होती हैं, कुछ फिजिकल टेस्ट होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यील्ड, मेल्ट फ्लो इंडेक्स, प्योरिटी, कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसके अंदर कितना और इनर्ट आइटम है प्लास्टिक में, या एयर बबल्स हैं क्या उसमें, वो सब, वो सारी चीजें
हम आपको we will help you with the entire thing, and that is important because very important question. This is very important because सिर्फ दाना नहीं बिकता है. जब आप मार्केट में लेके जाते हैं सैंपल, तो साथ में रिपोर्ट, सब उसकी एक क्वालिफाइड रिपोर्ट जाती है साथ में. तो एक क्वालिफाइड रिपोर्ट होनी जरूरी है लैब से, क्वालिफाइड लैब से, एक्रेडिटेड लैब से, ताकि आपका प्लास्टिक जो है लोग उसको उस पे ट्रेड कर सके. कि भाई जैसे आप सोना बेचने जाते हैं, तो सोना कोई खरीदता नहीं है बोल के आपने बोल दिया 24 कैरेट है तो 24 कैरेट है, राइट. जब वो सोना खरीदता है तो टेस्ट करता है, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे चेक करता है कि ये 24 कैरेट है, 18 कैरेट है, कितना कैरेट है, कितना एल्युमिनियम है, कितना सिल्वर है, कहाँ कहाँ पे प्योरिटी में है, कितना कितने इसमें आपने वो लगा रखा है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कितना है उसके अंदर, पत्थर है कोई, मतलब जड़ा हुआ पत्थर है. तो वैसे ही प्लास्टिक के लिए एक रिपोर्ट बहुत जरूरी है, सैंपल के साथ जानी जरूरी है. Okay, then the next question is there any restriction like plant can be set up only in industrial area? Very important question, a very good question. Yes, it is important that it is part of a industrial area or a industry. You cannot set up this factory in a residential area or also in an agriculture area. You cannot set up in a plant like this. You have to set up the plant in a industrial area only. जहां पे आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप वहीं इंडस्ट्री लगाएंगे और कहीं नहीं लगा सकते इसको. How many hours can the machine run continuously? About 20 hours machine can run continuously. 3-4 घंटे तो रेस्ट देना पड़ता है, और मेंटेनेंस के लिए भी मिला करके सब कुछ अगर हम देखें तो 4 घंटे छोड़ देते हैं तो 20 घंटे का ऑपरेशनल ड्यूटी साइकिल ले सकते हैं. डू वी हैव अ लैब इन द यूनिट टू टेस्ट एवरी टाइम? कुछ बेसिक इक्विपमेंट हम आपको सजेस्ट करेंगे जो आप रख सकते हैं टेस्टिंग के लिए, बट हाई लेवल ऑफ इक्विपमेंट आपको नहीं सजेस्ट करेंगे. वो आपको डेली बेसिस पे टेस्ट भी नहीं करना है, और आपको उतना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रखना भी नहीं है. उसके लिए हम आपको सैंपल जो है बाहर से टेस्टिंग करा सकते हैं, और करीब करीब हर शहर में टेस्टिंग लैब्स हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Are there any government schemes that can take advantage of? Yes and no. अभी तक कोई रिसाइकलिंग का स्कीम नहीं है in terms of reduced interest or tax payback. But then we are also talking to नीति आयोग. अगर कुछ होता है तो हम आपको definitely बताएंगे. But at this point in time, we don't have any. This ROI is not made on any tax rebates. Okay. What are the consumables? Lakshmi is asking. In a running plant, what are the consumables? They are very simple machinery. So other than simple oil changes and those kind of things, there are not many consumables. अगर आपने shredder लगाया है, तो shredder का जो blade होता है, वो blade घिस जाता है, तो blade को change करने की जरूरत पड़ती है या sharpen करने की जरूरत पड़ती है. और बाकी जैसे कोई भी equipment है, कोई मान लीजिए कोई chain है टूट गई, एक चेन एक्स्ट्रा रख लिया, वी बेल्ट है, कुछ एमसीबीज हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, आपके पास कुछ स्पेयर होने चाहिए ताकि वो चेंज किया जा सके. इज देयर एनी एपेटाइट फॉर ग्रैन्यूल्स अराउंड हैदराबाद? डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली, 100% there is a huge requirement in Hyderabad for granules. There is a lot of work which is happening in Hyderabad. बहुत सारा काम होता है हैदराबाद में, तो जरूर चाहिए, डेफिनेटली चाहिए. तो बिल्कुल 100% आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, हमारे साथ. ओके, सो व्हाट अबाउट मुरादाबाद? सर ये तो आपसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो ये डेफिनेटली हम मुरादाबाद से कानपुर, लखनऊ और इवन दिल्ली में हम उसको ला सकते हैं. अगेन देयर इज अ ह्यूज मार्केट रिक्वायरमेंट इन कोलकाता. बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है और बहुत बड़ा मार्केट है. कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब तो इसमें तो बहुत बड़ा एग्जिस्टिंग प्लास्टिक का मार्केट है, जहां से आप प्लास्टिक ला भी सकते हैं और जहां प्लास्टिक बेच भी सकते हैं. Is there any study done for sources of MOUs with municipality in Hyderabad? There is a lot of work which is happening in Hyderabad. We are doing some work with Ramki. Ramki is very big in Hyderabad. Whose question is that? Sridhar. Okay. So Sridhar, there is a lot of work which is happening in Ramki, and we can probably help you to get good quality raw material, because there is integrated waste management plant which has come up. So we can help you, and of course we can link you to some good industries from where the waste can come out, the industrial waste can come out. So you definitely have a very good scope.
What are the who are the typical buyers of the pellets? Mostly they are traders. But we also want to link you up with companies, because traders अपना कमीशन खाते हैं, तो कंपनीज के पास जाएंगे तो आपको शायद 50 पैसा और मिल जाएगा, प्लस आपके एक गारंटीड सोर्स बन जाती है रेवेन्यू की, अगर आप कंपनी के साथ लिंक अप करते हैं। फिर धीरे धीरे आपका क्वालिटी बढ़ती भी है, बिकॉज कंपनी वाले आपको हेल्प भी करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन ज्वाइनिंग विद कंपनी। इज देयर एक्सपोर्ट मार्केट फॉर पैलेट? अभी मैं आपको ये इसका कोई गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। अभी हमारा इंडिया मार्केट ही बहुत बड़ी है, तो अभी एक्सपोर्ट करने की हमें ना जरूरत पड़ेगी और ना उस लेवल पे हम पहुंचेंगे, बिकॉज एक्सपोर्ट मार्केट की बहुत डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी होती है, और वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट शायद इनिशियल 2-3 साल में हम और आप मिलके पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, जरूर करेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे इसको रखते हैं। Currently, are the pellets primarily exported or domestically? Again, Sridhar, the entire market is in the country. The whole market is within the country, so you don't have to worry. There's enough and more market in India. Certification from Pollution Control Department? Yes, very important question. Pollution Control Board का certificate चाहिए, वो आपको स्टेट लेवल से चाहिए। सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है जो आपको चाहिए, वो आपको कंसेंट टू एस्टैब्लिश या कंसेंट टू ऑपरेट, ये दो बोलते हैं। जब आप प्लांट लगाते हैं तो कंसेंट टू एस्टैब्लिश, और जब आप प्लांट को कमीशन कर चुके होते हैं तो कंसेंट टू ऑपरेट। वो इसलिए क्योंकि आप पोल्यूटेड वाटर के साथ डील कर रहे हैं, जब तो आपको दिखाना पड़ता है कि ये पानी निकल रहा है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, वो पानी वापस जा रहा है, और हम कोई भी चीज गंदा पानी नाले में नहीं डाल रहे हैं उसके लिए। So that is the important step. Thank you for asking this question, Manoj. Akshat, will it be orange or red category? Most probably it will be orange. But then every state has its own somewhat definition. So I am hoping that your factory does not come under red. But ज़्यादा red पे आता है तो ज़्यादा visit लगते हैं. There are more visits from the Pollution Control Board, and there are more restrictions and all that. But I don't think that, because you are doing a good work, going to do a good work for the municipality, making sure that you're treating the plastic, taking it back in circular economy. So my hope is that you will be able to come under orange category. Okay. All right. Any other questions? Okay. Are there any risk of franchisee owner or employees due to fine plastic dust, smoke in the plant, which can be carcinogenic? No. First of all, there will be no plastic dust. Plastic dust nahi hoga. It will be plastic flakes or plastic granules. So it is not something which will go into your lungs. It cannot go into your lungs. Okay. So it is not like that. Number 2, carcinogenic. Again, very important question. Carcinogenic मतलब cancer causing gas. तो प्लास्टिक में कैंसर कॉजिंग गैस तभी हो सकता है जब उसके अंदर का एक कंपाउंड, पीवीसी जो होता है ना, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड को अगर हम सही से ट्रीट ना करें तो उसमें से क्लोरीन गैस निकलता है, और वो क्लोरीन गैस या तो पानी के साथ मिक्स करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, या वो क्लोरीन गैस हवा में जाता है तो वो डेफिनेटली ब्रेथलेसनेस कॉज करता है। तो इसलिए वी हैव टू इंश्योर कि अगर हम पीवीसी में जा रहे हैं तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट है, और अगर हम पीवीसी में नहीं जा रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि पीवीसी ना जाए आगे। सॉर्टिंग के समय पीवीसी आगे नहीं जाना चाहिए, पीवीसी शुड बी रिमेनिंग इनसाइड। अदरवाइज जनरली पीवीसी को ट्रीट करने का तरीका ये है, और गैसेस को ट्रीट करने का तरीका ये है कि जो भी गैस जब हम गर्म करते हैं प्लास्टिक को, तो एक्सट्रूडर के इमीडिएटली बाद एक वैक्यूम पंप लगा होता है। वो वैक्यूम पंप से एक्सट्रूडर का गैस जो है वो वैक्यूम पंप के द्वारा एक टैंक में जाता है जिसमें पानी होता है। वो पानी में वो गैस मिक्स हो जाता है, ताकि वो गैस जब वो बाहर निकले तो वो गैस उसमें ना हो, और वो वैक्यूम पंप आपका पानी कंज्यूम पानी को फिर आप ट्रीट कर लेते हैं। पानी एसिड है तो ठीक है, आप उसका एसिड की तरह ट्रीट कर, राइट? So that is the answer for this. So you have to be a little careful about PVC. That is all. Okay. Are water bottles, soft drink bottles, and caps considered good plastics? Very good plastics, but I don't think that you should get into PET, because PET has a very good market.
very good market already. So I don't think that you should consider PET. ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं मैंने पहना हुआ है, ये PET से बना हुआ टी शर्ट। ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं जो मैंने पहना हुआ है, ये पुराने प्लास्टिक से बना हुआ टी शर्ट है। ओके अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये कैसे होता है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इट इज ऑल्सो ऑन आवर वेबसाइट, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। इट्स अ 1 मिनट वीडियो, इट्स अ गुड या somebody has written rpet, very good. rpet is a new and upcoming thing. It's called recycled pet, but then उसकी फैक्ट्रीज बहुत एक्सपेंसिव फैक्ट्रीज होती हैं। सो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes. ओके सो दिस इज हाउ प्लास्टिक, पुराने प्लास्टिक के बोतलों से टी शर्ट बनते हैं। हमने ऐसे 2,500 टी शर्ट बना के बच्चों को पहनाया है इसी प्रोग्राम में, एमएक्स प्रोग्राम में, और करीब 4,000 टी शर्ट हमने कंपनियों को बेचा है जो कि अपने एम्प्लॉयज को देते हैं वेयर करने के लिए, सो इवेंट्स के लिए और अदरवाइज ऑल्सो। सो पीईटी इज अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पीईटी में जाएं। What is the average recycled raw product to recycled product ratio in current franchises? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया श्रीधर, I didn't understand this question. So as I explained that if you are 85% of the plastic is going through from the yeah, so 85% is going through because 15% is inert and dust. So 85% is the plastic which is converted into final product. Okay. Yeah, I was just checking, is it based on the average or actuals or any deviation from that? No, this is averages. These are all averages. In fact, most of the Excel sheet is average. Let me tell you that this Excel sheet is not exactly that number you will get. हो सकता है कुछ अच्छा भी हो सकता है, हो सकता है 2% खराब भी हो, because प्लास्टिक की इनपुट क्वालिटी पे डिपेंड करता है और कौन से प्लास्टिक का आप डील कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। So on an average 15% is the waste which is considered. Okay. Yeah. Okay. Are there any other questions on the session? So as a next step, let me say this for those people who are interested in taking the next step. One request is in the chat box, please write a yes or a no so that Supriya is able to chase and talk to you and set up a one-to-one meeting. So whoever is interested, please definitely say yes so that we can have a one-to-one meeting. Meanwhile, as people are saying yes or no, let me show you what we do with that information which I am asking you to input next. So for example, I'm again sharing my screen and showing you
what do we do with that information? So for example, if you see, now you can see my screen again. So at this point in time, about 121 people have filled this particular detailed format, not the previous one. Okay, not this one. Not this one was where we asked you only for 5 details: name, email, phone number, location, कहाँ पे लगाएंगे आप, and occupation, and are you ready to spend 40 lakh rupees. But the next question which we want to ask you is here, which is, these are the set of questions that we are asking you in the next session, and I am requesting you to please give as much of details as you can before we set up a one-to-one call with Supriya with you. Okay, so पहला questions are standard. One is name, email, phone number, कहाँ पे आप business लगाना चाहते हैं. तो name, email, phone number वही रखें जो कि आपने पहले input में दिया है, so that we are able to match those details. And then your current occupation, how did you come to know of us, what is your education level, आपके पास शेड है कि नहीं है. अगर आपके पास अपना शेड है तो आप यस बोलें, नहीं है तो नो बोलें. और उसके बाद अगर आपके पास अपना शेड है या हो सकता है तो वो लीज्ड है या अपना है, उसके बारे में बताएं. और लीज्ड है तो कब एक्सपायर हो रहा है, कोई लीज का डॉक्यूमेंट है तो अटैच करें, कितना एरिया है वो अटैच बताएं. एक बड़ा ट्रक, 16 टनर ट्रक, 40 फुट का ट्रक उसके अंदर घुस सकता है प्रॉपर्टी के अंदर, उतना जगह है, रोड एक्सेस है कि नहीं है वो बताएं. कोई पिक्चर्स है तो अटैच करें. इलेक्ट्रिकल अवेलेबिलिटी सिंगल फेज 3 फेज की है तो वो अटैच करें. कोई बिल है इलेक्ट्रिसिटी का तो वो अटैच करें. बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से हैं, कहाँ से आपका पैसा आएगा, आपके अपने सोर्सेज हैं, आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जहां से भी आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है वो आप बताएंगे. और अपने लोकेलिटी में थोड़ा सा सर्च करें. ये अपने पास के कबाड़ी वाले को, दो चार कबाड़ी वाले को मिले कि पता करें कि उनके पास कौन सा प्लास्टिक आता है, वो अपना प्लास्टिक कहाँ बेचते हैं, और उनसे ये भी पता करें कि क्या चैलेंजेस हैं प्लास्टिक के एरिया में, उनके लिए क्या चैलेंजेस है, ताकि वो आपको मालूम पड़े कि आपके लिए क्या चैलेंजेस होंगे. और आप देखेंगे कि 121 लोगों ने जो इसको रिस्पॉन्स किया है, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर्स, लोकेशंस, ऑक्यूपेशन, कहाँ से पता किया, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, एजुकेशन लेवल. सो आप देखेंगे कि 40% पोस्ट ग्रेजुएट, 44% ग्रेजुएट. तो मतलब काफी नॉलेजेबल लोग भी घुसना चाहते हैं इसमें. अपना शेड है कि नहीं है, तो कई लोगों के पास अपना शेड नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं 25% जिनके पास अपना शेड है, और जिनके पास शेड है वो उनका शेड मोस्टली अपना ही है, मतलब लीज पे नहीं लेके रखा हुआ. इसके अलावा प्रॉपर्टी के कोई पिक्चर है तो उसको अपलोड करने के लिए हमने बोला था, तो प्रॉपर्टी के पिक्चर्स भी लोगों ने अपलोड किए हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी का पिक्चर है किसी का, कि कोई ये सिलीगुड़ी में है, इनकी प्रॉपर्टी के पिक्चर दिख रहा है आपको, इससे भी दिखेगा. सॉरी, ये उनका बिल है कोई. लेट्स से कोई और देखते हैं. ये आप देख रहे हैं किसी के प्रॉपर्टी का पिक्चर है. ये सीमेंट के वेस्ट ब्रिक ऐश के ब्रिक्स बनाते हैं. सीमेंट से जो ऐश निकलता है उसके ब्रिक्स बनाते हैं. ये उनका प्रॉपर्टी का पिक्चर है. और फिर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी लोगों के पास 3 फेज जनरली है, और 3 फेज की जरूरत है. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड हैव अ 3 फेज. ओके, देन लोगों से हमने इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी मांगे हैं, तो लोगों ने बिल भी अटैच करके भेजा है. तो दिस मेक्स थिंग्स वेरी इजी फॉर अस एंड आल्सो गिवन अस द रिस्पॉन्सेस. तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का जो भरने का लिंक है, वो लिंक जो है मैं आपको इसी में शेयर भी कर रहा हूँ, और अदरवाइज आपको सुप्रिया जी दे भी देंगी. ये आपको यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे अटैच कर रहा हूँ. Link for next level. Amit, can I ask you anything? Who is this, please? Amit, what is the power consumption? So, as I mentioned, 100 to 125 HP will be the connected load. Okay.
या ये हमने लिंक अटैच कर दिया यहाँ पर. Lakshmi, you had asked this question, the purchase and selling price in the Excel. So this is a general cost of purchase and and sales price. Transportation is separate line which is included in the P&L. If you see the P&L, you will find the transportation is a separate line item there. You can see it already. Okay. So this is the link of form which is required from you, if you can fill up. And my request will be, please reach out to Supriya. You have her details, and also you can WhatsApp to me. My WhatsApp number is, this is my WhatsApp number. Okay. So you can tell us, and what we can do is, if somebody wants to have a one-to-one call, okay, we are doing one-to-one call tomorrow. There'll be we can set it up for tomorrow, or we can set it up in the next week. So we will give you a time, half an hour to 40 minutes for one call. But my request is, first you fill up the Excel sheet, fill up the details, whatever you can fill up. And if you have not had a one-to-one meeting with me, please, you are absolutely free to do so. How many people would be interested to do a one-to-one call tomorrow on Sunday? Sunday, is it okay? Sanjay ji? Okay. What times, Amit? So somewhere between 11 and 1 o'clock, in between that time. Can we keep it for 1 o'clock? Yes, we can keep it at 1 o'clock. My request to Supriya is just keep a note there. Please type it on the chat box, because I'm going to just copy paste the chat box into my notes. I will. Yeah. And if anybody else also is interested for tomorrow, is anybody else interested for tomorrow? Okay, Sanjay has already said yes. Urvi has said yes. So 11 to 1, I will open up a link and give it to Supriya, and we will fix it up accordingly. Okay. So with that, if everything is okay, then I can thank you now. It's 4:20 already, so I think we are coming to the closing time. So can we close the call now, Supriya?